जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम 2024 का हिंदी का क्लास 10 का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यह पेपर पैटर्न जो है 2025 पर आधारित है। ठीक है, 2024 के पेपर को आप पूरा हल कर लेंगे, पेपर पैटर्न को समझ जाएंगे तो 2025 में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। यह मॉडल पेपर नहीं है, असली पेपर है। ठीक है, असली पेपर देखना जरूरी है। मॉडल पेपर में दिक्कत हो जाएगा लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि यह क्या है, असली पेपर है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि पूरा का पूरा मैं हल देने वाला हूँ, पूरा का पूरा पेपर पैटर्न समझाने वाला हूँ। ठीक है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम पेपर में जाएंगे तो अनुक्रमांक यहाँ भरना रहेगा। यहाँ पर बच्चे ने भरा था, हमने काट दिया। ठीक है, तो आप भर लेंगे, यहाँ पर नाम भर लेंगे। ठीक है, चलिए और यहाँ पर देखते हैं कितना टाइम रहता है, तो 3 घंटे 15 मिनट रहते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा आप ऐसे पढ़ लेंगे। ठीक है, और 70 का पूर्णांक रहता है। ठीक, 30 नंबर आपको विद्यालय देता है और 70 नंबर आपको इसमें करना रहेगा। पूरा डिटेल से समझेंगे बाबू। ठीक है, तो लाइक नहीं किए तो पहले लाइक कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। पूरा का पूरा आगे समझते हैं, पूरा का पूरा हम हल किए यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा निर्देश दिया हुआ है, निर्देश आप पढ़ लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए कैसे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा यदि आप 2025 का पेपर देने वाले हैं तो। चलिए इसको देखते हैं। इसमें देखिए खंड अ है, क्या है, खंड अ है। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इसमें पहला हमारा ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट, और दूसरा है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यह ओम आर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ओम आर पर आपको करना रहेगा, 20 क्वेश्चन ओम आर सीट पर करना रहता है। ठीक है, तो 1 नंबर आपको एक क्वेश्चन पर मिलेगा। गलत लगा देंगे तो गलत नंबर कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। यहाँ पे महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। ठीक है, रेखा चित्र जो है यह विधा का नाम है। जैसे नाटक होता, कहानी, एकांकी, तो यह रेखा चित्र वाला जो है क्या पूछा जा रहा है, रचना पूछा जा रहा है। इसमें राइट आंसर हमारा होगा अतीत के चलचित्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पेपर में आपकी बार ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कोणार्क के रचनाकार हैं। कोणार्क एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है, मतलब कवि कौन है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है जगदीश माथुर, राजकुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा जगदीश माथुर। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ दे कि जो कोणार्क है वह किस विधा की रचना है। विधा मतलब आप समझ सकते हो वह क्या है, मतलब एकांकी है कि नाटक है कि कहानी है या रेखा चित्र है। ठीक है, बहुत सारा होता है। तो कोणार्क जो है क्या है, एकांकी है। ध्यान रखेंगे कि क्या एकांकी है, जगदीश माथुर का एक एकांकी है कोणार्क। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान देंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। चलो चांद पर चलें, यह एक रचना है। इस रचना के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, अज्ञेय मोहन राकेश। इसका राइट आंसर हमारा होगा जयप्रकाश भारती। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तूफानों के बीच रचना के विधा क्या है। यह तूफानों के बीच जो रचना है, इसका जो है कवि या लेखक नहीं पूछा गया है, इसका विधा पूछा गया है। विधा मतलब यह कहानी है कि एकांकी है कि उपन्यास है कि रिपोर्टाज है। ठीक है, तो यह जो है तूफानों के बीच यह न कहानी है, न उपन्यास है, न एकांकी है, क्या है, रिपोर्टाज है। ठीक है, इसके जो लेखक है रांगेय राघव हैं। क्या है, रांगेय रांगेय राघव इसके जो है पोएट हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर, केशव दास किस काल के कवि हैं। तो केशव दास जो है आप बताइए किस काल के हैं। देखिए आदि काल दिया हुआ है, यहाँ पे रीति काल दिया हुआ है, भक्ति काल दिया हुआ है, आधुनिक काल दिया हुआ है।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हमारा होगा रीतिकाल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रीतिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, भारत भारती के रचनाकार कौन है? यह तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार आपके पेपर में आने की संभावना है, इसको आप ध्यान रखेंगे। भारत भारती, यह मैथिली शरण गुप्त का रचना है, ठीक है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। एक क्वेश्चन आपको यह भी पूछ सकता है कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो राष्ट्र कवि की उपाधि जो है मैथिली शरण गुप्त को ही मिला हुआ है, बहुत ही फेमस कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, भारतेंदु युग की समयावधि क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा 1868 से 1900 ईस्वी तक जो है भारतेंदु युग की समयावधि थी, ठीक है, इस पे आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही लगा लेंगे, ठीक है। समय से संबंधित एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, तो सुमित्रानंद की रचना आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो है ग्राम्या जो है, स्वर्णधूलि, युगांत, यह तीनों के तीनों क्या है, इनकी ही रचना है। और कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है, तो कामायनी इसमें लगा लेंगे सही, ठीक है, क्योंकि सुमित्रानंद पंत की रचना कामायनी नहीं है बल्कि जयशंकर प्रसाद का है। तो यह भी पूछ सकता है कि कामायनी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। क्वेश्चन घुमा घुमा कर पेपर में पूछता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, इसमें जो है ऑप्शन है बिहारी लाल, और यहाँ पर पदाकर दिया है, केशवदास दिया है, घनानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर रस से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, रस से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा है, हाँ रघुनंदन प्रेम परिते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, ठीक है, इसमें दुख की बात की गई है, मतलब करुण रस है, क्या है, करुण रस है। इसमें स्पष्ट दिख रहा है तुम बिन, क्या लिखा है, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, मतलब बहुत दिन हो गया देखे हुए, ठीक है। तो यही बात है, इसमें करुण रस की बात की गई है रामायण का, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है अलंकार से है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ज्यों आखिनु सब दिखे आंख न देखी जाए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ध्यान रखेंगे। देखिए, सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तीसरे और पहले और तीसरे में पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन जो घुमा घुमा कर पूछता है, ठीक। तो पहला इसमें देखिए 4 चरण होते हैं, पहले लाइन को पहला चरण बोलेंगे, दूसरे लाइन को दूसरा चरण, तीसरे को तीसरा चरण और चौथे को चौथा चरण। तो पहले और तीसरे में पूछ रहा है, तो पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती है, ध्यान रखेंगे। पहले और तीसरे में कितनी होती है, 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में जो है 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो विषम जो होता है, पहला और तीसरा जो है विषम होता है, ठीक है। पहला और तीसरा क्या होता है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता था पेपर में कि पहले और तीसरे न दे करके कह देगा विषम चरणों का बताइए। तो विषम जो है पहला और तीसरा ही तो होता है, 1 और 3 जो विषम संख्या है, इसीलिए विषम चरण पूछ देता है। या कह देगा सम चरणों का बताइए, तो सम में जो है 13-13 मात्राएं होती है, मतलब दूसरे और चौथे में 2 और 4 सम संख्या है, ठीक है, ऐसे आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, ठीक। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो बाबू लाइक कर दीजिए, क्लास लेने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, सबका कल्याण हो, सबका विकास हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर जो 14 हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो है उपसर्ग से क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। प्रत्यय उपसर्ग से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक। इसमें देखिए, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? उपसर्ग सबसे पहले समझेंगे, व्हाट इज उपसर्ग, उपसर्ग क्या है, ठीक है। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग वह होता है जो किसी शब्द के पहले लग जाता है, ठीक है। और प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के अंत में लगता है, ठीक। उपसर्ग और प्रत्यय आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए, इसमें लिखा है सुगम, क्या लिखा है, सुगम लिखा हुआ है, तो गम के पहले क्या जुड़ा है, सु जुड़ा है, यहीं पर उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। देखिए सु लग जाएगा, ठीक, ऐसे हमारा हो जाएगा।
मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए समास से है। समास में देखिए नवरत्न जो शब्द है पूछा है इसमें कौन सा समास है। इसमें कर्मधारय दिया हुआ है, द्विगु दिया हुआ है, तत्पुरुष अव्ययी भाव समास। ध्यान रखेंगे जिस शब्द में अंक आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे, ठीक है। इसमें 9 दिया, 9 मतलब 9, 9, ठीक है। तो इसमें जब अंक वाले चीज आ जाएंगे तो वह द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे जब अंक का बोध हो जाए तो वह द्विगु समास होगा, ठीक है। और जब बीच में और आए चाहे तथा आए तो वह द्वंद्व समास होता है। जैसे पति और पत्नी में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। और द्विगु समास मतलब इसमें अंक आएगा, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए पर्यायवाची से क्वेश्चन उठा रहा है, तो भू जो है पृथ्वी का ही पर्यायवाची है, धरा भी है और वसुधा भी है, प्रसून नहीं है। प्रसून जो है यह फूल का पर्यायवाची है, मतलब किसका, पुष्प का। पुष्प का प्रसून होता है, मंजरी होता है, बहुत सारा पर्यायवाची है, ठीक है। पर्यायवाची पर भी आप ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। प्रसून जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। यह विभक्ति से एक क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन, तो त्वाम शब्द में जो है षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे इस पे, इसको तो समझना पड़ेगा, ठीक। आगे देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। इसको आप रट लेंगे, समझ लेंगे, जैसे भी आप याद कीजिए इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। इससे पहले हमने सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का पूरा 2024 का मॉडल पेपर समझा दिया है। मतलब मॉडल पेपर नहीं, मतलब असली पेपर 24 का समझाया है। और 2025 का भी मॉडल पेपर बहुत सारे क्लास ले लिए हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान का भी तैयारी कीजिए, क्योंकि केवल मैथ और अंग्रेजी के पीछे भागने से कुछ होने वाला नहीं है। सभी विषय का तैयारी करना है, हिंदी, सामाजिक, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, आर्ट, हर एक विषय का मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर समझिएगा, ठीक है। हमने लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर के देख लीजिएगा, या तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे क्लासेज आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। इसका राइट आंसर जो है अविकारी पद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ तक तो हमने 20 नंबर कवर कर दिया है और 50 नंबर की ओर चलते हैं। फटाफट समझते हैं, पूरा मॉडल पेपर समझते हैं, पूरा आंसर समझेंगे। बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप अब लिखने वाला प्रश्न आ गया, ठीक है। वर्णनात्मक प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे इसमें, लॉन्ग के साथ शॉर्ट भी आएंगे, पूरा का पूरा डिटेल से समझेंगे, ठीक है। दोस्तों में इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सबका साथ हो सबका विकास है, ठीक है। चलिए देखते हैं। खंड ब जो है इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें गद्य से पूछा जा रहा है, ठीक है। गद्य और पद दो चीज होते हैं। गद्य वो होता है जो लेखक लिखते हैं और पद वह होता है जो कवि कवित्री लिखती हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए इसमें डबल गद्यांश आएंगे, ठीक है। गद्य इसमें 2 आएंगे, 2 चैप्टर से अलग अलग आएंगे। मान लीजिए पहला यहाँ पर यह है, यहाँ पर गद्य दिया हुआ, इसको पढ़िए, ठीक है। और इसके नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 2 3, तीनों क्वेश्चन को हल कीजिए। या तो आप इसको कीजिए, मतलब पहले वाले का करेंगे तो 3 क्वेश्चन करना पड़ेगा, और 2 नंबर का एक एक क्वेश्चन है, तो आपको 3 दूना 6, 6 नंबर मिलेंगे 3 क्वेश्चन करने पे। यदि आप एक एक क्वेश्चन कर देते हैं, दोनों छोड़ देते हैं, तो आपका 4 नंबर कटेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन करना, चाहे गलत कीजिए चाहे सही कीजिए। एक क्वेश्चन खूब बढ़िया से कर दीजिए और 2 क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। पूरा क्वेश्चन गलत या सही करना है तो करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, या तो आप इसको कीजिए, या नीचे देखिए यहाँ पर अथवा दिया गया, क्या दिया गया है, अथवा। तो अथवा में से या तो इसको कीजिए, आपको जो समझ में आ रहा है उसको कीजिए, आपको जो समझ में आ रहा है कौन सा किस चैप्टर से लिया गया है उसको आप कीजिए, ठीक है। अथवा दिया गया है तो इसमें से आप कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कैसे होगा। यहाँ पर देखिए खंड ब में जो है 2 क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है और यहाँ पर अथवा में है। दोनों में से कोई एक लिखना है, बाहबाई में जाकर के दोनों क्वेश्चन नहीं लिखना है। दोनों लिखेंगे तो आपको 1 नंबर जो कहते हैं नहीं मिलेगा,
ठीक है, बहुत बच्चे सोचते हैं कि दोनों कर लेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा, एग्जामिनर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। खुश नहीं होंगे, बेवकूफ समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है, अथवा लिखा है यहाँ पर, तो कोई एक करना है दोनों में से। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, दोनों में पहला क्वेश्चन सेम होता है। ठीक है, लेकिन आंसर अलग अलग जाता है, क्योंकि यह दूसरे चैप्टर से होगा या दूसरे चैप्टर से होगा, अलग अलग चैप्टर से आता है। ठीक, पहले क्वेश्चन में आपको पाठ और लेखक का नाम पूछेगा, या तो पाठ या लेखक का नाम पूछेगा, या तो संदर्भ कहेगा लिखने के लिए। ठीक है, दूसरे में व्याख्या कहेगा, और इसमें भी व्याख्या कहेगा। ठीक है, और तीसरे में क्वेश्चन पूछेगा, इस गद्यांश के आधार पर पूछेगा, और तीसरे में इसमें भी गद्यांश के आधार पर पूछेगा। तो दोनों जो आपको समझ में आ रहा है वही कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर समझिए, इससे पहले हमने गद्य पढ़ा है। ठीक है, यह पद है, क्या है, पद है, यह भी 6 नंबर का है, ध्यान रखेंगे। इसमें भी डबल क्वेश्चन है, जैसे उसमें गद्यांश लिखना था तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, पद्यांश लिखना पड़ेगा। इसमें रेखांकित तत्व की व्याख्या है, उस वाले में भी था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है तो उस वाले में भी क्वेश्चन था। तो या तो आप इसको कीजिए, या तो आप इसमें अथवा दिया हुआ इसको कीजिए, दोनों में से कोई एक आपको करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्पष्ट अब दिख रहा है, या तो इसको कीजिए या तो इसको कीजिए, दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, दो दो नंबर का है क्वेश्चन, दो दो दो, 6 नंबर इसमें हो जाएगा, 6 नंबर इसमें हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ है, और 2 क्वेश्चन इधर दे दिया। ठीक है, साइड में दिया हुआ है। ठीक, तो आप कोई एक करेंगे, इसको करेंगे या तो इसको करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है, इसको कैसे लिखना है चलिए समझते हैं। इसमें जो है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए संदर्भ लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, ध्यान रखेंगे किस पे कितना नंबर मिलता है। संदर्भ अच्छे अच्छे बच्चे छोड़ देते हैं तो नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो आपको संदर्भ नहीं छोड़ना है। संदर्भ कैसे लिखना है, पूरा का पूरा संदर्भ, जैसे गद्य का संदर्भ, पद का संदर्भ, इस संस्कृत का संदर्भ, संस्कृत में भी गद्य और पद है, कैसे लिखना है। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। पूरा कॉपी कैसे लिखा जाता है, कैसे पेपर में लिखना है, कैसे एग्जामिनर पूरा नंबर देंगे, पूरा डिटेल से मैं समझाऊंगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट में बताएंगे तो आपके हर एक डाउट का मैं बता रहा हूँ, कक्षा 10 के और 12 के हर एक डाउट को हर संभव मैं प्रयास करूंगा कि आपका डाउट क्लियर हो, आपका तैयारी जबरदस्त हो। यहाँ पर किसी भी प्रकार का पेड क्लास नहीं चलता है और न ही फ्यूचर में चलाया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 2 नंबर आपको संदर्भ मिलेगा। ठीक है, संदर्भ लिखना नहीं आता तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक, और 3 नंबर आपको इसका अर्थ लिखने पर मिलेगा। ठीक है, तो आपको टोटल कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। तो आप या तो इसको कीजिए या तो नीचे अथवा दिया हुआ है इसको कीजिए। ठीक है, दोनों में से जो आपको समझ में आ रहा है वही कीजिएगा। ठीक, आपकी मर्जी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे हल करना है समझते हैं। दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। मतलब यहाँ साइड में जो है गद्य से था और नीचे क्या है, पद से है। ठीक है, मतलब ये संस्कृत वाले हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। इसमें जो है, इसमें भी 2 नंबर जो है किस पे, संदर्भ लिखने पर है, और 3 नंबर अर्थ लिखने पे है। ध्यान रखेंगे, संदर्भ यदि छोड़ देंगे तो 2 नंबर का पक्का कट जाएगा, केवल 3 नंबर मिलेगा, और 3 में अर्थ बढ़िया से लिखेंगे तब 3 नंबर मिलेगा, नहीं तो उसमें से 2 नंबर कट जाएगा। तो बच्चे कहते पूरा लिख कर आए हैं और लिखे रहते नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें आप संदर्भ लिख लेंगे और अर्थ लिख लेंगे। ठीक है, या तो इसको कीजिए या तो नीचे वाले क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है। ठीक है, कैसे कंफ्यूज करता है इसको भी अब समझेंगे। ठीक है, देखिए अच्छे अच्छे बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। देखिए इसमें लिखा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए इसमें क लिखा हुआ है, क में 2 क्वेश्चन है, तो यदि आप क करेंगे तो दोनों करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं, लेकिन करना कौन सा है यह समझिए, क्योंकि अपने पठित लिखा है खंड का, मतलब या तो क कीजिए या तो ख कीजिए। तो यह नहीं है कि क कीजिए या ख कीजिए, यह भी नहीं है। आपका जिला फिक्स होगा। ठीक है, किस जिले में कौन सा आता है और कौन सा करना होता है। ठीक है, तो मैं जिस जिले से रहता हूँ, जिस एरिया से रहता हूँ, उधर जो है पहला वाला नहीं है। ठीक है, मतलब मुक्ति दूत नहीं है। यदि आप गोरखपुर एरिया से हैं, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया और से, महाराजगंज और से हैं, तो आपको यह नहीं लिखना है। ठीक है, मुक्ति दूत नहीं लिखना है।
ठीक है, मतलब इसको आपको इग्नोर कर देना है, को नंबर नहीं करना है। यदि आपके जिला में तो आप कीजिएगा, ठीक है, आप अपना अपना जिला समझ लेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर जो है जवाहर नवोदय, क्या लिखा है, ज्योति जवाहर, इसको भी नहीं करना है। ठीक है, मैं जिस जिले से हूं इधर नहीं करना है। ठीक है, देखिए गौ जो है, गौ को भी नहीं करना है इस जिले में। ठीक है, यहाँ पर जो घो है, घो नहीं करना है। फिर यहाँ पर जो अंग है, क्या है, अंग है, अंगों को भी नहीं करना इधर। ठीक है, तो किसको करना है, आइए समझते हैं उसको, यहाँ पर समझते हैं। देखिए चौ जो है, चौ जो है क्या है यहाँ पे, देखिए चौ, चौ जो है हमारे जिला और का है। ठीक है, जिनके जिनके जिला और से चौ रहेगा, मतलब मातृभूमि के लिए जो खंड काव्य है चंद्रशेखर आजाद वाला, यही जो है हमारे एरिया और के है, हमारे जिला और से है। तो आप यदि हमारे ओर से हैं, हमारे एरिया ओर से हैं, हमारे जिला ओर से, आसपास के जिला से हैं, आपके जिला में आता है, तो मातृभूमि के लिए खंड काव्य आपको लिखना रहेगा, मतलब चौ वाला लिखना रहेगा, सब लिखना नहीं है। बच्चे जो है पूरे क्वेश्चन को करना शुरू कर देते हैं, पूरा करेंगे तो बाबू टाइम ही कहाँ बचेगा। और इस पे नंबर केवल कितना, केवल 3 नंबर है, ध्यान रखें, केवल 3 नंबर है, वो भी हर एक को खो गो में डबल डबल क्वेश्चन है, तो कहाँ तक करेंगे, तो केवल आपको चौ करना है। ठीक है, आप जिस जिले से हैं कर लीजिएगा, ठीक, अपने अनुसार देख लेंगे इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो चौ कर लेंगे। चौ में समझिए, चौ में समझने वाली बात क्या है, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण करना है। चरित्र चित्रण आप नहीं जानते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हूँ, पढ़ा चुका हूँ इसको, पूरा का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर मिलेगा क्लास 10 हिंदी, वहां पर आप जाएंगे, पूरा का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी करना होता है, पहला और दूसरा दोनों करना होता है। मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के किसी एक सर्ग की कथा वस्तु संक्षिप्त में लिखिए, मतलब इसमें 3 सर्ग होते हैं। इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाया हूँ, उस वीडियो का लिंक दिया हूँ, डबल वीडियोज में हुए हैं, एक में चरित्र चित्रण किया हूँ और एक में पूरा कहानी समरी समझाया हूँ, तीनों सर्ग को। ठीक है, पूरा डिटेल से लिखा हूँ, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक, तो इसको आप दोनों को करना रहेगा। इसमें किसी एक सर कहा है, मतलब सर का नाम नहीं रखा है कि पहला कि दूसरा कि तीसरा, तो आपको जो समझ में आए वही लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब नाम कह देगा, पहला लिखिए, चाहे दूसरा लिखिए, चाहे तीसरा लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर यह कौड़ वाला दिया गया, यह सब कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, मतलब छ जो झ यहाँ पर कुछ नहीं करना। ठीक है, इसमें से आपको केवल एक ही करना है अपने जिला के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें तीनों में से किसी एक का लिखना है। देखिए रामधारी सिंह दिनकर का 2024 में आया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आया था, भगवत शरण उपाध्याय का आया था। तीनों में से किसी एक का लिखना है, तीनों नहीं लिखना है। ठीक है, 5 नंबर का है, कम नहीं है, बहुत ज्यादा नंबर है। देखिए 3 नंबर आपको किस पे मिलेगा, लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे और प्रमुख एक रचना का, एक रचना के बारे में पूरा डिटेल से लिखना है। तो इन पर भी हमने डिटेल से क्लास ले लिया है, सभी का सभी क्लास का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे चुका हूं, आप जाइए उसको देखिए, या चैनल के प्लेलिस्ट में मैं बता रहा हूं, आप जाएंगे, क्लास 10 हिंदी लिखा होगा, पूरा का पूरा क्लास आपको वहीं पे मिलेगा, पूरा संपूर्ण क्लास का तैयारी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है ख है, क्या है, ख मतलब 6 का ख है। इसमें जो कवि का जीवन परिचय लिखना है। देखिए इसमें कवि है ना, तो ध्यान रखेंगे, इसमें 4 कवियों का दिया हुआ, हो सकता है पेपर में 3 ही दे या 4 दे, 3 या 4 देगा, तो केवल एक ही लिखना है, हमसे 3 और 4 से मतलब है नहीं। ठीक है, तो एक कोई भी आप याद किए रहेंगे तो लिख लेंगे, लेकिन आप एक याद करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा चैप्टर है, कम से कम 13-14 चैप्टर होगा, तो 13-14 में से केवल आप एक याद करेंगे तो कहाँ लड़ेगा। ठीक है, तो कम से कम 5-6 तो आपको याद करना ही पड़ेगा, तो कुछ संभावना रहेगा लड़ने का। ठीक है, कमेंट में आप बताइएगा कि किसका किसका याद किया जाए। आपको नहीं समझ में आ रहा किसका किसका याद किया जाए तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको डिटेल से पूरा क्लास दे दूंगा, लेखक और कवि का किसका जीवन परिचय बार बार पेपर में आता है और आपको याद करना चाहिए, और पेपर में 100% लड़ेगा। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है यहाँ पे, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो।
ठीक है, श्लोक लिखना है, मतलब संस्कृत वाला श्लोक लिखना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रश्न पत्र में नहीं आना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा पेपर बैक चलते हैं। यहाँ पे पेपर में देखिए यहाँ पर आया था, यहाँ पर संस्कृत में आया था ना क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने बताया था अर्थ लिखने के लिए। देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर दो तो आ ही गया है और एक आपको लिखना है, मतलब 2 लाइन यहाँ पर है, 2 लाइन यहाँ पर है, तो 4 लाइन तो यही हो गया। तो कम से कम आपको 6 लाइन याद करना पड़ेगा पेपर में। यदि आप अच्छे तरीके से नंबर लाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 6 लाइन तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, 6 लाइन आप याद करेंगे तभी सही रहेगा, क्योंकि मान लीजिए आप 2 लाइन याद करते हैं, यही 2 लाइन आ जाए तो पेपर में जो आया उसको नहीं लिखना है। आप बात को समझ रहे हैं, तो 6 लाइन याद करेंगे, 4 लाइन यदि लड़ जाएगा पेपर में तो 2 लाइन आपका बचा रहेगा। ठीक है, आप सेफ रहेंगे, आप लिख लेंगे। ठीक है, तो आप 6 लाइन याद कर लेंगे, 2 लाइन लिख लेंगे। ठीक है, मान लीजिए 4 लाइन पेपर में दे ही देता है तो आपका 2 लाइन बचा रहेगा, और केवल 2 लाइन याद करके जाएंगे, हो सकता है वही पेपर में आ जाए तो आपका नंबर 2 नंबर कट जाएगा। तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बार बार बोर्ड का पेपर नहीं होगा और बार बार आप क्लास 10 में नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद 11th में चले जाएंगे, 12th में चले जाएंगे। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है प्यारे बच्चों, समय जब बीत जाएगा तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समूची सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। मतलब इसमें पत्र लिखने वाली बात आ गई, हिंदी में पत्र लिखना है। हमने इस क्वेश्चन का हल दे दिया है, इस पे एक डिटेल से क्लास लिया है, सेम यही क्वेश्चन है। उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए आपको मिल जाएगा। ठीक है, अथवा दिया है, इन दोनों में से कोई एक करना, या तो इसको कर लीजिए, प्रधानाचार्य पे है, बहुत ही आसान है, कर लेंगे। ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो बता दीजिएगा कमेंट में, हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है देखिए कैसे करेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। मतलब पूरा नहीं करना है, 4 क्वेश्चन है, चारों में से कोई 2 क्वेश्चन करना है। आपको जो समझ में आता है वही कीजिए, आपकी मर्जी। 1 आ रहा तो 1 कीजिए, 2 आ रहा 2 कीजिए, चारों मत कीजिएगा या 3 मत कीजिएगा, केवल 2 करना है। ठीक है, चलिए आपको जो समझ में आए वो कर लीजिएगा। 1-1 नंबर का है, 2 नंबर तभी मिलेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा 10 वाला है, यह 7 नंबर का है। ज्यादा नंबर है तो ज्यादा लिखना भी पड़ेगा। क्या चीज है, एस्से है, हिंदी में एस्से लिखना है। अगर आपको इंग्लिश में एस्से चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हूं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी किसी भी भाषा में एप्लीकेशन चाहिए, एस्से चाहिए तो आपको सभी क्लासेस चैनल पर मिलेगा। आप जाइए प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक कीजिए, जाइए देखिए, क्योंकि पढ़ाई बार बार, समय बार बार मौका नहीं देता है। ठीक है, समझिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पे है। किस पे है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पर। इस पे हमने ऑलरेडी क्लास ले लिया है, बहुत ही आसान से आसान भाषा में। इस पहले वाले पर हमने निबंध लिखवा दिया है, हिंदी में भी लिखवाया है और इंग्लिश में भी लिखवाया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इंटरनेट पे लिखना है, इस पे हमने अभी नहीं पढ़ाया है, कमेंट में बताएंगे तो पढ़ा दूंगा। छात्र तथा अनुशासन, किसी एक त्योहार का वर्णन, नई शिक्षा नीति, 5 दिए रहेंगे, कोई एक आपको करना रहेगा। ठीक है, तो हमने लगभग इस समय 3 क्लास ले लिए हैं। पर्यावरण प्रदूषण पर क्लास ले लिया है, जनसंख्या नियंत्रण पर ले लिया है, ठीक है, एक और क्लास लिया है। ठीक है, 3 क्लास ले लिया है। ठीक है, अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो जाइए देखिए, तैयारी कीजिए, समय नहीं है आपके पास। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार यह पेपर पैटर्न पूरा समाप्त होता है। यह पेपर पैटर्न पूरा किस पे बेस है, पूरा का पूरा 2025 के पेपर पैटर्न पर बेस है, इसमें कोई फ्रॉड वाला काम नहीं है, पूरा डिटेल से समझाया हूँ। क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं, तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।